पहला टॉपिक है संक्षिप्त सुर्खियों में सदन में व्यवधान, डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट। 17वीं लोकसभा के सत्र में लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 88% कार्य किया, जबकि राज्यसभा ने अपने निर्धारित समय का 73% कार्य किया है। 1950 के दशक में भारतीय संसद की बैठक प्रतिवर्ष 120 से 140 दिनों के लिए होती थी, जबकि अब यह घटकर 60 से 70 दिन रह गई है। अब इन व्यवधानों के पीछे क्या कारण है कि इतने दिन कम हो गया है सत्र? तो विपक्षी दल जनता के बीच ज्यादा प्रचार और पहुंच प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट है दल विरोधी कानून सांसदों को पार्टी व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य करता है। व्यवधान विवादास्पद राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों के कारण उत्पन्न होते हैं जो जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये भी एक व्यवधानों में एक कारण है। राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि का अर्थ है बहस का कम समय और असूचीबद्ध मुद्दों के कारण ज्यादा व्यवधान। असूचीबद्ध मुद्दों के कारण ज्यादा व्यवधान, ये व्यवधान रहे हैं, ये कारण रहे हैं जिसके पीछे समय घटा है। संसदीय व्यवधान से उत्पन्न समस्याएं, संसद में जो व्यवधान होंगे उनसे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे लोकतांत्रिक जवाबदेही का कमजोर होना, मौद्रिक लागत, संसद में जनता के विश्वास में कमी, ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। चलिए एक एक करके हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। संसदीय बहसों से निर्वाचित नेता सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन व्यवधान इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दूसरा है मौद्रिक लागत, संसद चलाने की लागत लगभग 2.5 लाख प्रति मिनट होती है। संसद में जनता के विश्वास में कमी, बार बार व्यवधान के कारण सांसदों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने से हटकर कार्यवाही को रोकने पर केंद्रित हो जाता है। ये इस तरीके की समस्याएं, अगर संसदीय व्यवधान होगा तो इस तरीके की समस्या उत्पन्न होगी और सीधे सीधे इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो ऐसे मुद्दों पर बहस न करके बेकार की चीजों में उलझेंगे और मेन जो ज्वलंत मुद्दे होंगे उनसे ध्यान भटकेगा और उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। संसद में व्यवधानों को दूर करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय क्या क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष के लिए समर्पित समय सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद विपक्ष द्वारा एजेंडा तय करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिन का समय निर्धारित करती है। नेक्स्ट है नैतिक समितियों को मजबूत करना। इससे व्यवधानों की निगरानी करने और रिपोर्ट करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक संसदीय कैलेंडर, ये भी एक उपाय है। सीमित लचीलेपन के लिए बैठकों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में घोषित किया जाना चाहिए। अगर ये 3 चीजें उपाय कर लेते हैं तो काफी हद तक संसद में जो व्यवधान हो रहे हैं उनसे निदान मिलेगा। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों का हटाना, रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। विभिन्न दलों के संसद सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया है। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत कुल 145 लोकसभा सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 50 से अधिक न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 50 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया गया है। अब न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं प्रीलिम्स में। अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है? यह कहता है कि यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है और हटाने का आधार क्या होगा? सिद्ध कदाचार और अक्षमता। अनुच्छेद 124(5) क्या कहता है? यह संसद को अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया को कानून के जरिए विनियमन कर सकेगी। जो 124 के आधार पर इनको हटाने के लिए कहा गया है, ये उसकी जांच करेगी
और उसका विनियमन कर सकेगी 124(5) में। अनुच्छेद 217 एक भी क्या कहता है, या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से हटाने से संबंधित है। तो 124(4) क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 217 एक भी क्या है, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए 124 के खंड 4 में उपबंधित किया गया है। तो वही जो ऊपर आपने देखा अभी सिद्ध कदाचार वाला मामला है ये। कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 124(4) के खंड 4 में उपबंधित किया गया है। अनुच्छेद 218 यह अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 की प्रयोज्यता को हाई कोर्ट्स तक बढ़ाता है। ओके, न्यायाधीशों को पद से हटाने के चरण क्या है, कई एक चरण दिया गया है जिनके माध्यम से गुजरना पड़ता है किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए। प्रारंभ क्या है, लोकसभा के 100 सदस्य, सबसे पहले तो लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पद से हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति के समक्ष भेजा जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है समिति का गठन और जांच होती है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। जो न्यायाधीश पे जो आरोप लगते हैं उसको उसकी जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है, किसी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होता है। यदि समिति न्यायाधीशों को कदाचार या अक्षमता का दोष पाती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार करता है। इसके बाद क्या होता है, संसदीय अनुमोदन होगा। संसदीय अनुमोदन के तहत प्रस्ताव को पेश करने वाला सदन उसे विशेष बहुमत से पारित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, विशेष बहुमत का मतलब हुआ उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये विशेष बहुमत होता है। फिर इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहां भी इसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है। तो ये एक संसदीय अनुमोदन की एक प्रक्रिया होती है पूरी। फिर राष्ट्रपति का आदेश होता है। इसमें क्या होता है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद पद से हटाने के लिए एक संबोधन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। इसे उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करता है। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। महाभियोग जो शब्द है संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए उपयोग किया गया है, लेकिन उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं दिया गया है। ये भी आ सकता है, महाभियोग का शब्द का उल्लेख कहाँ दिया गया है, तो कहीं भी नहीं दिया गया है। इस तरह से ये आ सकता है। अब तीसरा है हमारा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क जारी किया है। अब ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक ये 8 स्तंभों पर आधारित है। जैसे प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन और पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों की क्षमता और कौशल को बेहतर बनाना। तीसरा है नेक्स्ट है संसाधन और प्रशिक्षण लक्ष्य, प्रशिक्षुओं का सहयोग, डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सहयोग, प्रशिक्षण मूल्यांकन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, संचालन और सुशासन। ये 8 स्तंभ हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानक उत्कृष्टता के 8 स्तंभ हैं ये। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों के बारे में, ये मानक मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित किए जाते हैं। मिशन कर्मयोगी का जो उद्देश्य है, एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना, जो प्रभावी लोक सेवा प्रदान करने तथा
तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करे। एनसीएस एनएससी एसटीआई के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर क्षमताओं का एक आधारभूत स्तर स्थापित करना, इन संस्थानों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचित उपकरण प्रदान करना तथा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करके क्षमता निर्माण को मानकीकृत करना। एनएससी एसटीआई 2.0 फ्रेमवर्क की कुछ विशेषताओं को पेश करता है, जैसे हाइब्रिड और एआई संचालित शिक्षण मॉडल्स। यह सभी स्तरों के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त एक समावेशी डिजाइन को अपनाता है तथा यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बाधाओं को हटाकर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है। क्षमता निर्माण आयोग बिल्डिंग कमीशन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन स्थापना इसकी 2021 में हुई थी। उद्देश्य क्षमता निर्माण में विश्वसनीयता लाना और साझे लाभ व साझा सहयोग पर आधारित एक समान दृष्टिकोण तैयार करना है। इसकी संरचना है 3 सदस्यीय आयोग है। यह एक सचिव की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय का सहयोग मिलता है। इसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे निजी, अकादमिक और सार्वजनिक क्षेत्र और सिविल सोसाइटी से नियुक्त किए जाते हैं। सीबीसी एक स्वतंत्र संस्था है जिसके पास पूर्ण कार्यकारी शक्ति है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है सीबीसी क्या है? सीबीसी एक स्वतंत्र संस्था है जिसके पास पूर्ण कार्यकारी शक्तियां हैं। मुख्य कार्य क्या है इसके? सिविल सेवाओं पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक निगरानी रखना और सीखने की साझा सामग्री बनाना जिसका सब लोग उपयोग कर सके। मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक क्षमता का निर्माण योजना बनाने में मदद करना। क्षमता निर्माण पहलों के लिए समन्वित और साझा दृष्टिकोण विकसित करना। कार्मिक मानव संसाधन से जुड़ी नीतियों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सुझाव देना। ये इसके मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025। हाल ही में संसद ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया है। बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 के बारे में क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसका उद्देश्य शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट करना और सरल बनाना है। इसे इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 की जगह लाया गया है। एक आया था इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 में, उसकी जगह इसको लाया गया है। बिल ऑफ लैंडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मालवाहक कंपनी द्वारा भेजने वाले को जारी किया जाता है। तो मालवाहक कंपनी द्वारा जो भेजने वाले को जारी किया जाता है, इसमें अग्रलिखित जानकारियां शामिल होती हैं। भेजी जाने वाली वस्तु का प्रकार, वस्तु की मात्रा, स्थित गंतव्य स्थान, ये 4 चीजें होती हैं। तो जानकारियां शामिल होती हैं। वो क्या क्या है? भेजी जाने वाली वस्तु है, वस्तु किस प्रकार की है, सुनी जा रही है, कितनी मात्रा है उसकी स्थिति क्या है और ये कहाँ जा रहा है, गंतव्य स्थान क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज ये पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो विजन का हिंदी माध्यम से है वो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। दोस्तों कुछ अनियमितताएं रही होंगी, अभी स्टार्टिंग फेज में बहुत सारी चीजें सेटिंग होने में दिक्कतें होती हैं, धीरे धीरे ये सुधार हो जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और अपना सकारात्मक फीडबैक देंगे और मैं भी उम्मीद करता हूं अपने आप से कि नेक्स्ट वीडियो का और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा मैं, जिससे कि आप सभी लोगों को और लाभ मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप पढ़ पाए हैं कुछ तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, इसको लोगों तक शेयर करिए और धीरे धीरे और अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।